हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 करने वाले, उसके सम्स करने वाले। चैप्टर नंबर 7 इज़ थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ओके, अब इसके अंदर सम्स ना बहुत सारे हैं, अराउंड 15 के आसपास है। तो प्रोबेबली ये जो सेशन है ये हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे 5 क्वेश्चंस के लिए, सो दैट वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके सम्स। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। So what is given in first question? I will read the question. Okay, that will be displayed here. I will read it and I'll put the data. Question 1 क्या है देखते हैं। A glass flask has volume 1 into 10 raised to minus 4 meter cube. तो एक फ्लास्क है जिसकी वॉल्यूम क्या है 1 into 10 raised to minus 4 मीटर क्यूब। ये इनिशियल वॉल्यूम हो सकती है। पढ़ते हैं क्या है। इट इज़ फिल्ड विद अ लिक्विड एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो एक लिक्विड है इसके अंदर जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज रेज्ड टू 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये इसको T1 लिखना पड़ेगा। एक और टेम्परेचर दिया गया है कितना 100 डिग्री सेल्सियस। अब आगे 100 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच ऑफ द लिक्विड will overflow. Okay, coefficient of volume expansions of glass, right? So gamma for glass उसको मैं गामा G लिख दूंगा बाद में जाके। कितना दिया है ये 1.2 10 raised to minus 5, 1.2 into 10 to the power minus 5 per degree Celsius. Next, and that of liquid is, तो gamma for liquid उसको गामा एल लिख दो। गामा फॉर लिक्विड हाउ मच इट इज 75 10 raised to minus 5। तो इट इज 75 into 10 to the power minus 5 पर डिग्री सेल्सियस, राइट। अब यहाँ पे दो टेम्परेचर्स है तो ऑब्वियसली ये एक इनिशियल वॉल्यूम कंसिडर करूँगा मैं। तो अब अपना क्वेश्चन देखोगे फिर से, राइट। फाइंड क्या करना है यहाँ पे, हमको यहाँ पे फाइंड करना है how much of the liquid will overflow. Okay, so it is like चलो, volume of liquid that overflows, ये अपने को फाइंड करना है। मतलब ये होगा कि कोई दो वॉल्यूम्स निकालेंगे, बाद में माइनस कर लेंगे तो और अपने को ये आंसर आ जाएगा। तो अब आइडिया क्या है कि एक कोई कंटेनर ले लो। चलो सबसे सिंपल मैं ऐसे तुमको इमेजिन करके बताता हूँ। ये मैंने एक कोई बीकर ले लिया ग्लास का, राइट, क्योंकि ग्लास की बात हो रही है, और इसको तुमने भर दिया है पूरे वॉल्यूम के साथ। कितने वॉल्यूम के साथ, ये वॉल्यूम है कुछ V1 वॉल्यूम के साथ तुमने उसको भर दिया है। ठीक है, अब उसका स्टार्टिंग टेम्परेचर क्या था 30 डिग्रीज था। अब इसको हीट करेंगे कहाँ तक 100 डिग्रीज तक इसको हीट करेंगे। तो अब दो चीज़ें होंगी क्या, एक तो लिक्विड भी एक्सपांड होगा, नया लिक्विड का वॉल्यूम आएगा, और ये कंटेनर, क्योंकि कंटेनर का भी गामा दिया हुआ है तो कंटेनर भी एक्सपांड होगा, तो थोड़ा सा कंटेनर भी एक्सपांड हो जाएगा, राइट है। तो अब वो पानी जो गिर रहा है वो क्या है, ये जो फाइनल वॉल्यूम है, पानी बढ़ के कितना बढ़ गया फाइनल वॉल्यूम माइनस ग्लास कितना बढ़ा, करेक्ट, क्योंकि ग्लास जितना बढ़ेगा उतना पानी तो एकोमोडेट कर लेगा अपने अंदर, और जो एकोमोडेट नहीं कर पाएगा वही स्पिल हो जाएगा। तो यही है तरीका जिससे हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, राइट है। तो पहले क्या कर लेते हैं, इंक्रीज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देते हैं, सॉल्यूशन। चलो, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम होगा क्या, एक V2 लेना पड़ेगा कहीं पर, तो V2 माइनस V1, राइट। अब फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मोस्टली गामा का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना हम लोग, अल्फा बीटा एंड गामा। तो गामा इज व्हाट, गामा इज वॉल्यूम 2 माइनस वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 1 इनटू T2 माइनस T1। फॉर्मूला तो यही होता है अपना गामा का। अब किसके लिए लिख रहे हैं वो तो आगे की बात है, पर गामा का फॉर्मूला बेसिकली यही होता है।
अब इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या होगा, देयरफॉर इंक्रीज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1 इज इक्वल टू गामा, गामा ये V1 भी वहाँ पे जाएगा V1 एंड ब्रैकेट में आएगा T2 माइनस T1। क्लियर है? अभी V2 माइनस V1 के लिए मैंने इसको यहाँ पर मूव कर दिया तो गामा T1 माइनस T2 माइनस T1 करके मेरे पास आ गया है। अब क्या करो, इंक्रीज इन वॉल्यूम चाहिए ना, इंक्रीज इन वॉल्यूम किसके लिए, एक बार लिक्विड के लिए चाहिए और एक बार ग्लास के लिए चाहिए। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम फॉर ग्लास, अब ग्लास के लिए लिखूंगा मैं तो V2 माइनस V1, यहाँ पे मैं ग्लास लिख देता हूँ ताकि वो क्लियर रहे, फॉर्मूला यही यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पे गामा के लिए G आ जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम आ जाएगा, T2 माइनस T1 आ जाएगा। गामा G इज़ 1.2 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू, ये 1 तो लिखना नहीं है, -4 इंटू ब्रैकेट में देखोगे 100 माइनस 30, 100 माइनस 30 जो 70 होता है, तो 1.2 इंटू 70 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.2 इंटू 7 84, 10 रेज टू माइनस 9, ये आ जाएगा 84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर क्यूब। ये आ गया पहला इंक्रीज फॉर। अब नेक्स्ट, अब यही इंक्रीज किसके लिए करूंगा मैं, ये तो ग्लास के लिए कर लिया, अब लिक्विड के लिए कर लो। इंक्रीज इन वॉल्यूम फॉर लिक्विड, ओके। तो V2 माइनस V1 किसके लिए, लिक्विड के लिए, फॉर्मूला यही है दोनों में। तो गामा फॉर लिक्विड V1 T2 माइनस T1, अब सब कुछ नहीं लिख रहा हूँ मैं, देखो गामा फॉर लिक्विड क्या है, 75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू डिफरेंस कितना आता है, डिफरेंस 70 आता है, 70, तो 75 इंटू 70 इन शॉर्ट ये करना है अपने को, जिसका आंसर है 5250। तो ये आएगा 5250 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर क्यूब। ठीक है, तो लिक्विड इतना बड़ा, इतना बड़ा, ग्लास कितना बड़ा, इतना बड़ा। तो अब जो स्पिल होने वाला है, ओके, स्पिल क्या होगा, देयरफॉर वाटर, सॉरी लिक्विड दिया है तो लिक्विड लिखेंगे, लिक्विड दैट ओवरफ्लोज, ओवरफ्लो होने वाला लिक्विड क्या है, यही ना, वाटर, 5250 माइनस 84 इन ब्रैकेट 10 टू द पावर माइनस 9 कॉमन आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आंसर क्या आता है 5166, इट इज 5166 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, 3 जीरोज़ यहाँ पे पीछे लेना है इसको, तो 5.166 इंटू, अब ये माइनस 9 है ना, तो माइनस 9 में क्या होता है, ये तुमने यहाँ लिया तो +3 जीरोज़ मिले, +3 इसके पास जाएगा तो क्या बन जाएगा, -6 मीटर क्यूब। अगर ये कन्वर्जन नहीं समझ में आता है ना तो यहाँ पे स्टॉप करने का वेल एंड फाइन, कोई इश्यूज नहीं है, राइट। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, आई विल रीड दी क्वेश्चन नंबर 2। Which will require more energy heating a 2 kilogram block of lead by 30 Kelvin। ओके, तो चलो मास ऑफ लेड कितना है 2 किलोग्राम एंड चेंज इन टेम्परेचर फॉर लेड क्या है 30 केल्विन, ये अपने को दिया है पहली लाइन में, और हीटिंग अ 4 किलोग्राम ब्लॉक ऑफ कॉपर बाय 5 केल्विन। तो मास ऑफ कॉपर कितना है 4 किलोग्राम और इसको हीट करना है कितने से
5 केल्विन से हीट करना है। स्पेसिफिक हीट्स भी दिए हुए हैं। स्पेसिफिक हीट फॉर लेड इज 128। तो स्पेसिफिक हीट फॉर लेड इज 128 जूल पर केजी केल्विन एंड स्पेसिफिक हीट फॉर कॉपर भी गिवन है। यहाँ पे कॉपर का वैल्यू है 387 जूल पर केजी केल्विन। 387 जूल पर केजी केल्विन। अब देखते हैं यहाँ पे फाइंड क्या करना है। फाइंड करना है substance that will require more heat. ओके, तो to find substance that needs more heat, ज़्यादा हीट किसको लगेगा ये अपने को पता करना है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे? सबसे बेस्ट स्पेसिफिक हीट वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे ना। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है? डी क्यू इज इक्वल टू एम एस डी टी। अब इसके टर्म में लिखना है तो इसको लिखूंगा मैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी, राइट। अब एक बार लेड के लिए लिखेंगे और एक बार कॉपर के लिए लिखेंगे। तो मैं लिख देता हूँ भाई डेल्टा क्यू किसके लिए? लेड के लिए। तो ये मास ऑफ लेड, लेड का मास क्या है? 2 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ लेड क्या है? 128 इंटू चेंज इन टेम्परेचर 30। ओके, इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं लेड के लिए 7680 जूल। तो 7680 जूल। ऐसे ही करेंगे कॉपर के लिए। कॉपर के लिए मास है 4 किलोग्राम, 387, टेम्परेचर है 5 केल्विन, राइट। तो कॉपर के लिए 7740 जूल। Therefore, delta Q for copper is more than delta Q for lead, correct? डेल्टा क्यू फॉर कॉपर 7740 आया और इसके लिए क्या आया? 7680। तो अपना आंसर क्या है? Therefore, copper will take more heat than lead. ओके, कॉपर को ज़्यादा हीट लगेगा ये चेंजेस करने में, राइट। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2। स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में देखते हैं क्या क्या गिवन है यहाँ पे। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 2.26 10⁶। तो लेटेंट हीट वेपराइजेशन का 2.26 इंटू कितना? ये 2.26 10⁶ जूल पर केजी, जूल पर केजी ये है। फिर आगे कैलकुलेट द एनर्जी नीडेड टू चेंज 5 ग्राम ऑफ मास इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, मास दिया है 5.0 ग्राम। ये बन जाएगा 5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। टेम्परेचर भी दिया हुआ है कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। अब अपने को क्या करना है? हीट पता करना है। ओके, टू फाइंड क्या है? हीट नीडेड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर। या लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन देखोगे तो क्या है? स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट लगने वाला है। तो यहाँ पे खास बात ये है कि 100 डिग्री पे लिक्विड है, हमको 100 डिग्री पर ही उसको वेपर या स्टीम बनाना है। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज नीडेड? ओके, तो हीट का सबसे सिंपल फॉर्मूला है यहाँ पे सॉल्यूशन हीट needed is mass times of, that's it, mass है
5 इंटू 10⁻³ वेपराइजेशन है 2.26 10⁻+6। इसको सॉल्व कर लेंगे 1.13 10⁻⁴ 1.13 10⁻⁴ जूल। रेगुलर मल्टीप्लिकेशन ही है तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे बात क्या थी, यहाँ पे बात थी टेम्परेचर चेंज हो ही नहीं रहा है, याद रखना, खाली स्टेट। तो जो भी हीट है वो क्या करने में जाएगी, वो स्टेट बदलने में जाएगी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। ये शायद न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर है, और न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग बहुत आसान होता है, एक स्टैंडर्ड तरीका है उसको सॉल्व करने का। इट इज़ वेरी इजी। लेट अस सी व्हाट इज गिवन। A metal sphere cools at a rate of 0.05। ओके, तो एक मेटल है जो कूल हो रहा है, क्या रेट पे, 0.05 डिग्री सेल्सियस पर, ओके हाँ सॉरी, डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। ओके, तो a metal sphere cools at the rate of 0.05 degree Celsius per second when the temperature is 70 degree। तो ये कब हो रहा है, ये हो रहा है 70 पर। तो एक टेम्परेचर 1 लिख देता हूँ मैं 70, और इसको लिख देता हूँ 1। तो जब टेम्परेचर 70 है तो कूलिंग ये है। अब आगे, and at the rate of 0.025 degree Celsius when it is at 50 degree। तो 0.025। तो दूसरा भी रेट आ गया है क्या, dt/dt2 is 0.025 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड, जब उसका टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस है। डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एंड फाइंड द रेट ऑफ कूलिंग when the temperature of the metal sphere is 40 डिग्री सेल्सियस। तो तीसरा टेम्परेचर अपने को पता है, कितना है तीसरा टेम्परेचर, तीसरा टेम्परेचर है 40 डिग्री। अब फाइंड क्या क्या करना है, ये 40 डिग्री पर कूलिंग क्या होगा ये फाइंड आउट करना है, रेट। तो dt/dt एट, ये अपने को फाइंड आउट करना है, और T0 अपने को फाइंड करना है, क्या, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर, राइट, ये अपने को फाइंड आउट करना है। अब इसका देखो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो मैं लिखता हूँ पहले। क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, dt/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट T - T0। इसको समझ लेते हैं क्या है, ये रेट ऑफ कूलिंग है, ये कांस्टेंट है, ये है जिस टेम्परेचर की बात हो रही है, और ये है सराउंडिंग में, ठीक है। अब यही इक्वेशन को तुम पहले केस 1 के लिए लिखोगे, केस 2 के लिए लिखोगे, और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो केस 1 के लिए अगर मैं लिखूं तो ये क्या बनने वाला है, फॉर्मूला क्या बने, मैं एक ही बार फॉर्मूला लिखूंगा, dt/dt1 इज इक्वल टू C T1 - T0। क्लियर। अब ये dt/d ये कितना है, 0.05, तो ये आ गया 0.05 इक्वल टू C तो पता नहीं है, C ऐसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई पे T1 कितना है, 70 डिग्री, 70 - T0। ये आ गया पहला इक्वेशन, राइट। ऐसे ही क्या करो, सेकेंड वाले के लिए लिखो। अब सेकेंड के लिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सेकेंड के लिए लिखोगे तो रेट ऑफ कूलिंग आएगा यहाँ पर। तो रेट ऑफ कूलिंग कितना है, 0.025 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब T1 की जगह पे क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा, 50 - T0। क्लियर है। तो पहला इक्वेशन आ गया, पहला केस जिसको बोल सकते हैं। दूसरा केस, अब इसमें से क्या है, C तो अननोन है, दो अननोन क्वांटिटीज़ है, और ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो सबसे बेस्ट क्या है, इन दोनों को डिवाइड कर लो। तो इनको डिवाइड कर लेने का, तो 0.05 अपॉन 0.025 इक्वल टू 70 - T0, 50 - T0 आ जाएगा, करेक्ट है। अब इसको अगर मुझे सॉल्व करना है, 2 डेसिमल आगे लेके जाऊं, मैं यहाँ लेकर जाऊं, तो ये कितना बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, 2.5 बन जाएगा। इसलिए भी कर रहा हूँ मैं ताकि अभी और प्रॉपरली सॉल्व हो जाए। अब इसी को एक स्टेप और आगे
50 हो जाएगा तो ये 25 हो जाएगा। आंसर कितना हो गया? 25 2 इसलिए मैं कर रहा था ये। अब दिस इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर 70 माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 50 माइनस टी नॉट। ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सीधा स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई करो, टी नॉट मिलता है यहाँ से। 70 माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू 50 2 100 माइनस 2 टाइम्स ऑफ टी नॉट। क्लियर? अब क्या करना है, ये नेगेटिव में है तो इसको यहाँ लेकर आओगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ टी नॉट माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू, ये है 100, इसको वहाँ लेके जाओ 70, ये कितना देगा और ये कितना देगा 30। ओके, ये आ गया अपने को पहला आंसर। क्लियर है? तो अब सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना आ गया है? 30 डिग्री सेल्सियस अपने को आ गया है। अब बात क्या थी कि जब टेम्परेचर 40 डिग्री होगा उस टाइम पे कूलिंग क्या होगा। तो अब थर्ड के लिए मैं इक्वेशन लिखूंगा, थर्ड के लिए ऐसे ही। तो इक्वेशन रहेगा dt बाई dt थर्ड केस इज इक्वल टू सी T1 माइनस, अब T1 की जगह पे क्या आने वाला है? T3 आने वाला है ना, T3 माइनस टी नॉट। अब इस इक्वेशन में देखते हैं कि अपने पास क्या क्या है। सी अपने पास आया क्या? अभी तक नहीं आया। सी मैं निकालूंगा अभी थोड़ी देर के बाद। चलो सी आ गया। T3 कितना है? 40 माइनस 30। ओके, मतलब ये क्या आ गया? 10 सी आया है। मतलब अगर मुझे अब सी का वैल्यू मिल जाए तो मेरा आंसर मिल गया। अब सी कहाँ से मिलेगा? देखो, कोई भी ये वाला इक्वेशन ले लो, ये ले लो या ये ले लो, राइट? उसमें क्या करो, ये 30 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो सी की वैल्यू आएगी कितनी? ये मैं ओरली कर देता हूँ या इधर कर देता हूँ मैं यहाँ। अब इसकी ज़रूरत है नहीं तो इसको मैं रब करके यहीं पे कर देता हूँ। तो अब वहाँ पे क्या करो, पहला वाला इक्वेशन ले लेता हूँ मैं। 0.05 इज इक्वल टू सी 70 माइनस क्या? 30, क्या आया? 40 आया। तो सी क्या हो गया? 0.05 डिवाइडेड बाई 40, या इसको 2 और आगे ले जाओगे तो 5/40 के आगे भी क्या लग जाएगा? 2 ज़ीरोज़ लग जाएगा ना। 2 आगे गया, यहाँ पे 2 ज़ीरो आ गया। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि डिविजिबल हो जाए 5 1 ज़ा एंड 5 8 ज़ा, 5 8 ज़ा 40। ये आ गया 1/800 सी की वैल्यू। यही वैल्यू यहाँ डाल दूंगा मैं। तो ये बन गया क्या? 10 इंटू 1/800, राइट है? ये 0 0 कट जाएगा। 1/80 ना, 1/80 की वैल्यू कितनी होती है? 0.0125, राइट? तो ये आ जाएगा 0.0125 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड, राइट? ये आ गया अपने को आंसर। क्लियर? अब ये देखो, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है इसको सॉल्व करने का, या स्टैंडर्ड तरीका बोल सकता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर भी निकाल सकता था, फिर मैं कर सकता था, पर ठीक है, चलो इट्स फाइन। इसमें और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या ये क्या दिया था? एक टेम्परेचर दिया है, कूलिंग ये है, दूसरा टेम्परेचर दिया है, कूलिंग ये है, तीसरे टेम्परेचर पे कूलिंग निकालना है कहीं और, राइट? अब इसमें से एक और बात है, हम लोगों को ये भी होता है कि इतने टाइम के बाद क्या टेम्परेचर होगा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है इसके अंदर। ओके, सो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं 5th क्वेश्चन। ओके, I'll read the question. What is given? The volume of a gas varied linearly with absolute temperature if its pressure is held constant. Okay, मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे को रिलेट करता है। तो मैं वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ बना देता हूँ पहले। तो ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है, और वो लीनियरली एक दूसरे को रिलेट करता है। ये है अपना आइडिया। ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में रहता है, राइट? ये 0, ऐसा कुछ अपने पास रिलेशन है। अब आगे बढ़ते हैं। सपोज द गैस डज नॉट लिक्विफाई इवन एट वेरी लो टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी आइडियली 0?
और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, प्रेशर कांस्टेंट चल रहा है। ओके, तो तुमको वो टेम्परेचर बताना है उसकी वॉल्यूम 0 बन जाएगी, राइट। तो वॉल्यूम 0 बनने के लिए अभी कंडीशन क्या है, ये तो लाइक एक लाइन का आंसर है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ खाली तुमको। देखो वॉल्यूम अगेंस्ट टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, V प्रोपोर्शनल टू T, राइट है, लॉ है अपने पास उसके लिए। अब क्या करेंगे, 0 डिग्री पर भी, 0 डिग्री सेल्सियस पर भी उसके पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। अब हमको इसी ग्राफ को क्या करना है, जस्ट पीछे लेकर आना है इसको, ठीक है, इसको यहाँ पर लेकर आ जाना है, सीधा ऐसे पीछे लेकर आना है और देखना है ये पॉइंट कहाँ पे आएगा। तो इस पॉइंट पे वॉल्यूम क्या हो गई, वॉल्यूम तो ये थी, धीरे धीरे वॉल्यूम कम होते गई, वॉल्यूम 0 बन गई। कहाँ पे बन जाता है ये टेम्परेचर होता है नेगेटिव ऑफ 273.15 डिग्री सेल्सियस, बराबर। तो ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे वॉल्यूम 0 बन जाता है, देयरफॉर टेम्परेचर इज -273.15 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम बिकम्स 0। यही तुम्हारा आंसर भी है। तो इसमें कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये खाली ग्राफ दिखाने का कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर प्रोपोर्शनल टू दिस, राइट, दिस वी नो। इसको ही एक्सटेंड करते हैं तो हमारा लाइन अपने आप कहाँ मीट कर जाता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस पर मीट कर जाता है, राइट, एंड वी गेट अ पॉइंट एट विच द वॉल्यूम विल बिकम 0। ठीक है, चलो। नाउ विद दिस, सिंस आई हैव सेड कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस है, अराउंड मैंने चेक किए 15 क्वेश्चंस है, तो आई ट्राई टू हैव 3 लेक्चर्स ऑफ इट। तो एंड आई विल बी एंडिंग द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस एट 5। तो हम लोग 5 के ऐसे 3 लेक्चर्स करेंगे, करेक्ट। तो ये 5 क्वेश्चंस में अगर कुछ भी डाउट है तो यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स, राइट।